about the assets of a non-performing asset. हिंदुस्तान की राजनीति में राहुल गांधी जी किस प्रकार के एसेट हैं वो हम सब जानते हैं, और कई बार उनको नॉन परफॉर्मिंग एसेट के रूप में भी बताया गया है। किस प्रकार उनके एसेट्स में लगातार बढ़ोतरी हुई है उस विषय में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि इलेक्शन सीजन चल रहा है, लोग नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं, इलेक्शन एफिडेविट्स भरे जा रहे हैं, नॉमिनेशंस भरे जा रहे हैं। लेट मी टेल यू, people this time in the country and Bharatiya Janata Party in particular will keep a telescopic view on the nomination of Mr. Rahul Gandhi. जब वो पता नहीं वो कहां से लड़ेंगे। आज तो हमने देखा कि शायद अमेठी से भी जा सकते हैं, कहीं और जाने की प्लान कर रहे हैं, डरे हुए हैं। जहां से भी नॉमिनेशन भरेंगे हम एक टेलीस्कोपिक व्यू उनके नॉमिनेशन के ऊपर रखेंगे, क्योंकि जो खुलासा हम अभी करने वाले हैं वो बहुत गंभीर है। और ये सारे खुलासे कुछ तो हमने तथ्यों को मीडिया के माध्यम से, कुछ कोर्ट से और कुछ विसल ब्लोअर्स से लिए हैं और उसको कोलेट किया है, जो एफिडेविट राहुल गांधी जी ने 2004 में, 2009 में और 2014 में भरे थे। दिस इज अबाउट 4 ways through which Mr. Rahul Gandhi has increased his assets. 4 तरीकों से उन्होंने एसेट्स को बढ़ाया है। पाहवा के विषय में आपने देखा था कि लैंड डीलिंग्स, डूबियस लैंड डीलिंग्स हुई थी, और पाहवा नामक व्यक्ति, एचएल पाहवा, उसके विषय में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। दूसरा, फार्म हाउस, इसमें राहुल गांधी और उनकी बहन श्रीमती प्रियंका वाड्रा दोनों संलिप्त हैं। उस विषय में बताया जाएगा कि किस प्रकार उनके फार्म हाउस से पूरी तरह से करप्शन चलता था। तीसरा, यूनिटेक, एक ऐसी कंपनी जिसका नाम 2G स्कैम में आ चुका है, उस कंपनी के विषय में और वहां से कैसे पैसे कमाए गए हैं उसके विषय में बताया जाएगा। बैकऑप्स, लंदन में एक कंपनी थी जो 2004 में राहुल गांधी जी ने जिक्र किया था, वहां से किस प्रकार घपलती हुई है उस विषय में आपको बताया जाएगा। बाय एंड लार्ज इट इज प्रॉफिटियरिंग फ्रॉम स्कैम्स, डूबियस डील्स, लिंक्स विथ आर्म डीलर्स एंड हाइडिंग फैक्ट्स फ्रॉम इलेक्शन एफिडेविट्स। और इतना आपको बता दें कि ये केवल और केवल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक कड़ी का हिस्सा है। वी विल हैव अ सीरीज ऑफ सच प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बिकॉज सच इज द वॉल्यूम ऑफ करप्शंस ऑफ मिस्टर राहुल गांधी। पहला, पाहवा वाले विषय में आपको पता था। इससे पहले मैं आपको बता दूं, 2004 में राहुल गांधी जी के पास जो कुल एसेट था वो लगभग 50 लाख का था। 50 से 55 लाख का एसेट राहुल गांधी जी का था। 2009 में राहुल गांधी जी का 50 लाख से बढ़कर 2 करोड़ से ऊपर की एसेट होती है, और 2014 में वो 9 करोड़ की एसेट बन जाती है। और राहुल गांधी जी कोई प्रोफेशनल नहीं है, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट इत्यादि नहीं है कि वो कोई फर्म चलाते हों। राहुल गांधी जी की जो भी अर्निंग है वो सिर्फ MP, सांसद की सैलरी के रूप में है, इसलिए अकाउंटेबिलिटी एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। एचएल पाहवा से, और इसमें मैं यह भी ऐड कर दूं कि 2011-12 में 155 करोड़ एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड का जो बकाया राहुल गांधी के पास था उन्होंने चुकाया नहीं था, और इसलिए 100 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स का नोटिस उनको और उनकी माताश्री आदरणीय सोनिया जी को सर्व हुआ है। यह भी आपको बता दें, यह सब छुपाया गया था। पाहवा वाले केस में, एचएल पाहवा वाले केस में किस प्रकार से सीसी थम्पी, आर्म्स डीलर संजय भंडारी, ये सारे लोग इन्वॉल्व थे। और इसमें एक छोटा सा मॉडस ऑपरेंडाई, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि ये केस ऑलरेडी आपके पास है। मॉडस ऑपरेंडाई है लैंड डीलिंग्स में कि एक व्यक्ति है पावा, जो कि एक डूबियस व्यक्ति है, उससे आप लैंड खरीदते हैं। कितने में खरीदते हैं? 20-25 लाख में लैंड खरीदते हैं। आप भी खरीदते हैं, अर्थात राहुल गांधी, प्रियंका जी भी खरीदती हैं, रॉबर्ट वाड्रा भी खरीदते हैं। और फिर ये क्या करते हैं, कुछ चंद महीनों के बाद उसी जमीन को जो पावा जी से खरीदी गई थी, पावा को ही बेच देते हैं करोड़ों में। लाखों में खरीदो उसी जमीन को, उसी व्यक्ति को करोड़ों में बेचो। ये भी अजीब डीलिंग है, आप देखिए। और पावा इस पूरे विषय के लिए पैसे जनरेट, करोड़ों में बेचेंगे तो पावा को करोड़ों रुपए देने पड़ेंगे ना, राहुल गांधी को, सोनिया जी को, और सोनिया जी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा को और प्रियंका जी को, तो कहां से देंगे? तो पाहवा पैसा लेता था सीसी थम्पी से, जिसके विषय में स्मृति ईरानी जी ने बताया था। सीसी थम्पी पैसा लेता था आर्म्स डीलर संजय भंडारी से। तो ये एक पूरा चेन था डूबियस लैंड डीलिंग की, इसके विषय में आपको पता है। अब आते हैं दूसरी कमाई, फार्म हाउस।
फार्म हाउस की कमाई, आप सुनिए जरा, आंख फटी की फटी रह जाएगी कि किस प्रकार से ये परिवार, ये एकमात्र ऐसा परिवार है मित्रों, कोई काम नहीं करती है ये परिवार, सूती कपड़े पहनते हैं, कोई काम नहीं करती है, मगर करोड़ों खरबों रुपए न जाने कहां से छप्पड़ फाड़ के इनके पास आ जाती है। कहां से आती है ये पैसे, ये खुलासा हम कर रहे हैं। एक फार्म हाउस है, कहां है ये फार्म हाउस? दिल्ली में। दिल्ली में कहां है? मेहरौली में है। कितना बड़ा है फार्म हाउस? 4.69 एकड़, लगभग 5 एकड़ का ये फार्म हाउस है। और इस फार्म हाउस में कौन रहते हैं, कौन मालिक है फार्म हाउस के? राहुल जी और प्रियंका जी, भाई बहन दोनों इस 5 एकड़ के फार्म हाउस के मालिक है। और इस फार्म हाउस का नाम क्या है? ये फार्म हाउस का नाम भी उन्होंने इंदिरा फार्म हाउस रखा है। मतलब उस फार्म हाउस, अपने घर का फार्म हाउस का नाम भी अपने परिवार के नाम पे रखा है, इंदिरा फार्म हाउस। और इस फार्म हाउस को 2013 में रेंट पे दिया जाता है। और रेंट पे किसको दिया जाता है? फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड, FTIL को रेंट पे दिया जाता है। और ये जो रेंट पे दिया जाता है FTIL को, ये FTIL क्या है? FTIL एक ऐसी कंपनी है जो नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड, NSEL की फॉरवर्डिंग कंपनी है, सपोर्टिंग कंपनी है। ये NSEL एक कंपनी है जिसको ये FTIL ये सपोर्ट करती है। NSEL मैंने इसलिए कहा क्योंकि आप सबको याद होगा NSEL एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ था। आप सबको याद होगा 2013 के अंदर भगदड़ मची थी देश में NSEL स्कैम के कारण, नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड। अब ये FTIL को जो दिया गया, कितने में दिया गया किराए पे? भाई बहन ने कितने में किराए पे दिया? 6.7 लाख रुपीस पर मंथ, 6.7 लाख रुपया प्रति महीने के किराए पे दिया गया। और ऐसे नहीं कि किराए पे दे दिया तो प्रति महीने पैसे आएंगे, ऐसे नहीं है। उन्होंने कहा पैसे पहले सब डिपॉजिट कर दो और एक बड़ा रकम पहले डिपॉजिट कर दो। वो सबको अपने जैसे सोचते हैं कि तुम भाग जाओगे तो क्या होगा, तो इसलिए 40.20 लाख रुपए, 40.20 लाख रुपीज वॉज फर्स्ट डिपॉजिटेड बाय चेक। चेक के माध्यम से 2 चेक दिए गए, 20.10 लाख रुपए के 2 चेक देके राहुल जी और प्रियंका जी को यह रकम FTIL ने डिपॉजिट कर दिया इंदिरा फार्म को कि हम इतना रकम आपको देते हैं और यह रकम इंटरेस्ट फ्री है। 40.20 लाख रुपए इंटरेस्ट फ्री हम आपके पास, आपके घर में रख देते हैं ताकि आप उसमें से हर महीने लगभग 7 लाख रुपए निकाल ले जो आपका रेंटल बनता है। ऐसा आपने कभी दुनिया में सुना है? एक फर्जी कंपनी जिसने NSEL स्कैम किया, इतना बड़ा स्कैम हुआ, उसको रेंट दिया। बंधुओं, अब असली बात है, ये NSEL स्कैम कब हुआ था, कब उजागर हुआ? July 2013 was the time when this NSEL scam came to the public front. पब्लिक को ये NSEL स्कैम के बारे में, पूरा विश्व को इस NSEL स्कैम के बारे में, जो करोड़ों का स्कैम था, मैं स्कैम की डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, राहुल गांधी जी जानते हैं कि उनकी परिवार कौन सी स्कैम में लिप्त थी। यह स्कैम 2013 जुलाई में जनता के सामने आया और यह कंपनी 2008 से जब UPA की सरकार आई थी तब से यह कंपनी चल रही थी, तब से स्कैम कर रही थी, 13 में सामने आया। मार्च 2018 मोदी जी की सरकार बनने के बाद इस कंपनी FTIL पे रेड हुआ CBI का, और जिग्नेश शाह के ऑफिस, उन पर भी रेड हुआ। अब NSEL स्कैम मैंने कहा 2013 जून में आया। राहुल गांधी और प्रियंका जी ने यह फार्म हाउस इस कंपनी को रेंट में किस ड्यूरेशन में दिया? जनवरी 2013 से अक्टूबर 2013, मतलब जून 2013 में पब्लिक डोमेन में आता है। शायद मैंने कहीं गलती से जुलाई बोल दिया था, ये जून है। जून 2013 में पब्लिक डोमेन में आता है और जनवरी 2013 से अक्टूबर 2013 तक इस फार्म हाउस को रेंट पे दिया गया FTIL कंपनी को, जो कि स्कैम की मास्टरमाइंड कंपनी थी। क्वेश्चन इज, मिस्टर राहुल गांधी, व्हाई वेर यू प्रॉफिटिंग फ्रॉम अ स्कैम? एक स्कैम चल रहा था, NSEL स्कैम चल रहा था, जिस समय आप ही की एजेंसीज पूछताछ कर रही थी, देश के सामने यह विषय आ चुका था, उसी कंपनी को आप लोन, मतलब रेंट देते हैं, उनसे एक 40 लाख रुपए का रकम अपने घर पे, अपने अकाउंट पे रखवाते हैं, इंटरेस्ट फ्री रखवाते हैं, लगभग 7 लाख रुपए की रेंटल उनसे प्राप्त करते हैं। इज दिस नॉट प्रॉफिटियरिंग फ्रॉम अ स्कैम?
और आपको बताएं ये कांग्रेस सरकार एनएसईएल को एग्जेम्प्ट उन्होंने किया था फ्रॉम कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशंस एक्ट। जुलाई 5, 2007 को इन्होंने इस कंपनी को फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट से एग्जेम्प्ट कर दिया था। तो कहीं ना कहीं ये पूरी कंपनी और इनकी संलिप्तता कांग्रेस पार्टी और उनकी सरकार से रही थी और डायरेक्ट पैसे, ब्लैक मनी को एक तरह से वाइट करने की जो कोशिश रेंटल के माध्यम से किया गया वो हमने आपको दिखाया। बंधुओं, ये एफटीआईएल का एकमात्र ऐसा केस नहीं है। मैं एक और खुलासा करने वाला हूं और ये कड़ी है, इसलिए मैं थोड़ा सस्पेंस बिल्ड करते हुए करूंगा ताकि आप लोग अगले रविवार को भी आ सके। देखिए, ऐसा है कि ये तो एफटीआईएल को 2013 में इन्होंने रेंट में दिया, मगर बंधुओं उससे पहले 2007-8 फाइनेंशियल ईयर 2007-8 से 2012-13 तक, 7-8 से 2012-13 तक इसी फार्म हाउस को, इंदिरा फार्म हाउस, मेहरौली में जो इंदिरा फार्म हाउस है, इसी फार्म हाउस को एक और इंडस्ट्रियल हाउस को रेंट पे दिया गया था और 3 करोड़ रुपए रेंटल कमाए गए थे। 3 करोड़ रुपए 2007-8 से 2012-13 तक 3 करोड़ रुपए इसी छोटे से फार्म हाउस से भाई बहन ने कमाए थे। 3 करोड़ रुपए। और आपको बता दूं, आश्चर्य का विषय है, जिसको रेंट पे दिया गया था वो रहते नहीं थे फार्म हाउस पे, भाई बहन ही रहते थे फार्म हाउस में। फार्म हाउस वॉज द डेस्टिनेशन ऑफ रिक्रिएशन ऑफ द फैमिली। उसमें कोई रेंटल में रहता नहीं था, रेंटल में चढ़ा हुआ था किसी और बड़े इंडस्ट्रियल हाउस के नाम, जिससे इनको प्रॉफिटियरिंग करनी थी, उनके स्कैम को ढकना था। 3 करोड़ रुपए इस 2007-8 से 2012-13 के बीच प्रॉफिट कमाया गया। 3 करोड़ रुपए। द क्वेश्चन इज, राहुल जी ये क्या चल रहा है? 3-3 करोड़। और अब मैं जो बोलने वाला हूं आप चौंक जाएंगे। आप जानते हैं, राहुल, मैंने इलेक्शन एफिडेविट की बात की, अब आता है इलेक्शन एफिडेविट। राहुल गांधी जी ने अपने इलेक्शन एफिडेविट में अपनी इस प्रॉपर्टी इंदिरा फार्म हाउस जो दिल्ली के मेहरौली में मौजूद है, उसका कॉस्ट कितना लिखा है? उसका कॉस्ट लिखा है 9 लाख रुपए। इस फार्म हाउस का कॉस्ट है 9 लाख रुपए और उससे आप रेंटल अर्न करते हो जो कि 4 से 9 गुना अधिक है उसके रेट से। करोड़ों रुपए का रेंटल अर्न हो रहा है, इसकी प्राइस 9 लाख रुपए है। आप सोचिए, राहुल हैज येट अगेन थॉट दैट पीपल ऑफ दिस कंट्री आर राहुल गांधी, दे वोंट अंडरस्टैंड। बट लोग सब समझ रहे हैं कि 9 लाख की प्रॉपर्टी दिखाकर आप करोड़ों करोड़ों कमाए जा रहे हो, वह भी स्कैमस्टर्स को आप रेंट पे देके। इंडियन एक्सप्रेस एक बहुत प्रतिष्ठित अखबार है, उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट किया था, वो पब्लिक डोमेन में भी आया था। उसके बाद कुछ विसल ब्लोअर्स और भी विषयों के साथ सामने आए, मैं खुलासा करने वाला हूं। अब 2 तो पाहवा जी का हो गया, पाहवा से किस प्रकार से लैंड डील हुआ, फार्म हाउस का हो गया। अब हम आते हैं तीसरे तरीके से पैसे कमाने का जो उपाय है राहुल गांधी जी का और प्रियंका वाड्रा जी का, उसको उजागर करने का। अक्टूबर 2010 क्या होता है? अक्टूबर 2010 में, अक्टूबर 2010 में राहुल गांधी 2 कॉमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदते हैं। कितने कितने का है? एक कॉमर्शियल प्रॉपर्टी 1.44 करोड़ का है और दूसरी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी 5.36 करोड़ का है। कहां खरीदते हैं राहुल गांधी ये कॉमर्शियल प्रॉपर्टी? गुरुग्राम, यहां से ज्यादा दूर नहीं है, गुरुग्राम में खरीदते हैं। और कहां? सिग्नेचर टावर्स 2। देखिए, हमारे पास सारी जानकारी है और अगर हम गलत हैं तो राहुल गांधी जी डिफेमेशन का केस करें, हम ये चैलेंज भी करते हैं। सिग्नेचर टावर्स 2 और सिग्नेचर टावर 2 का प्रोप्राइटर कौन है? यूनिटेक। यूनिटेक से गुरुग्राम में सिग्नेचर टावर 2 में 2 प्रॉपर्टी खरीदी जाती है, 1.44 करोड़ और दूसरी 5.36 करोड़, लगभग कितना 7 करोड़ के आसपास हुआ। हमारे पास एग्रीमेंट सेल डीड के वो कागज आ गए हैं और आपको जान के आश्चर्य होगा कि उसमें जो पेमेंट की गई है वो लगभग 4 करोड़ या 4 करोड़ से थोड़ा कम का पेमेंट किया गया है। 7 करोड़ से अधिक की प्रॉपर्टी, उसकी रजिस्ट्री इत्यादि है, 7 करोड़ से अधिक की प्रॉपर्टी आप मात्र अपने एग्रीमेंट में 4 करोड़ रुपए देते हो, बाकी कोई कागज दिखाती नहीं है कि उसके ऊपर का अमाउंट पेड हुआ है। अब चलो 4 करोड़ दे दिया, ये इतने आसानी से 4 करोड़ देने वाले लोग भी नहीं है। 4 करोड़ पे क्या किया है ये आप सुनिए। इन्होंने 4 करोड़ जो दिया है वो फाइनेंशियल ईयर 2010-11 से 2014-15 तक
ये जो पैसे 4 करोड़ का है उसमें इंटरेस्ट इनकम लिया है कि 4 करोड़ ले लो, 7 करोड़ की प्रॉपर्टी तुम्हारी मेरे पास है, ये 4 करोड़ में एडवांस पेमेंट कर रहा हूं, मगर इस पे तुम इंटरेस्ट देना। 4 करोड़ पे इंटरेस्ट लिया है 2010-11 से 2014-15 तक। सवाल उठता है कि ये जो 4 करोड़ राहुल गांधी जी ने एडवांस प्रॉपर्टी पेमेंट दी थी, वॉज इट फॉर अर्निंग इंटरेस्ट? Was it a interest earning deposit or was it a payment for these properties? ये इंटरेस्ट अर्निंग मनी था या ये एडवांस पेमेंट प्रॉपर्टी के लिए था? क्योंकि दोनों एक साथ नहीं हो सकती। आप एडवांस पेमेंट प्रॉपर्टी के लिए देंगे, 7 करोड़ की प्रॉपर्टी आपके पास है, तो कोई इंटरेस्ट क्यों देगा? तो आप 4 करोड़ पे इंटरेस्ट क्यों ले रहे थे? तो ये पैसा पेमेंट किसने किया इन दोनों कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज का? और यूनिटेक, ये नाम मैंने बहुत एम्फेसिस के साथ क्यों कहा? आपको याद होगा यूनिटेक की एक सब्सिडियरी बॉडी है यूनिटेक वायरलेस, जिसका नाम 2G स्कैम में आया था, खरबों रुपए बनाए थे, 9,000 करोड़ की प्रॉपर्टी बन गई थी रातों रात, और ये पूरा विषय CAG में आया था। मैं आपको टाइमलाइन दूंगा तो आपको आश्चर्य होगा। अक्टूबर 2009 में CBI रजिस्टर करती है केस 2G स्पेक्ट्रम का। अक्टूबर 8, 2010 को सुप्रीम कोर्ट कहती है कि यूपीए की सरकार CAG की रिपोर्ट सबमिट करे, और अक्टूबर 2010 में ही राहुल गांधी ये 2 प्रॉपर्टी खरीदते हैं। और किससे खरीदते हैं? जिसके खिलाफ CAG की रिपोर्ट है, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, उसी यूनिटेक से खरीदते हैं। और यूनिटेक का जो डायरेक्टर थे संजय चंद्रा, वो जेल में बंद थे, वो 2012 में छूटते हैं। ये सब कैसे हुआ? ये आप उन्हीं की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं 4 करोड़, उन्हीं से आप जो एडवांस पेमेंट दिखा के इंटरेस्ट ले रहे हैं। ये क्या हो रहा है? हु विल आंसर दिस? तो हमने पावा का दिखाया, फार्म हाउस दिखाया, यूनिटेक वाली जो कमर्शियल प्रॉपर्टी गुरुग्राम में है वो दिखाया। अब आइए बैकअप्स। इतना ही काफी नहीं है, ये हिंदुस्तान में ही केवल काला धन हो इतना काफी नहीं है, उसके लिए कुछ बाहर भी तो होना चाहिए। जीजा जी का तो लंदन के हर गली में घर है। तो राहुल गांधी जी ने 2004 में अपने इलेक्शन एफिडेविट में डिस्क्लोज किया कि बैकअप्स लिमिटेड में उनकी प्रॉपर्टी है लंदन में, और 3 ऑफ इट्स यूरोपियन अकाउंट्स, उसमें 3 यूरोपियन अकाउंट्स में उनने इन्वेस्ट किया है, जो कि HSBC यूके का है। HSBC कहने से आप लोग बहुत कुछ समझते हैं, तो HSBC यूके में उनकी रकम है। ये डिस्क्लोज उन्होंने 2004 के एफिडेविट में किया। फिर दिखाया गया बाद में कि दिस बैकअप्स, दिस फर्म वाज रिपोर्टेडली डिसॉल्व्ड इन 2009। 2009 में डिसॉल्व हो गया, क्योंकि 2009 में फिर से चुनाव आ गए, फिर से नॉमिनेशन भरना पड़ेगा। ठीक नॉमिनेशन से पहले वो डिसॉल्व हो गया। अकॉर्डिंग टू द एफिडेविट ऑफ 2004, ये बैकअप्स लिमिटेड जो लंदन वाली थी, उसमें राहुल गांधी जी का 83% स्टेक था, 83% स्टेक। अब सवाल उठता है, and this company had filed its last balance sheet in 31st March 2010। सवाल उठता है, अगर ये 2009 में बंद हो गया तो ये 83% स्टेक जो राहुल गांधी जी के पास था, उसे अगर बेचा गया होगा तो कुछ अर्न भी हुआ होगा, उसको कहां शो किया गया? बेचा नहीं गया 83% स्टेक, तो वो 83% कहां चला गया? ऑफ कोर्स 83% स्टेक किसी को दिया गया होगा, एवज में पैसे आए होंगे। ये पैसे अगले बार 2009 के इलेक्शन एफिडेविट में क्यों नहीं थे? सो व्हाट आई टॉक्ड अबाउट, हाइडिंग फैक्ट्स फ्रॉम इलेक्शन एफिडेविट्स। यू अर्न थ्रू dubious land deals, you earn through your farmhouse by profiteering from the scams, you earn through dubious companies by in fact acquiring commercial properties even without paying money for them, and then you hide all these real facts from the election commission by not showing this in the affidavit। देखिए, आज एक बात स्पष्ट हो गया है कि जहां तक राहुल गांधी जी का सवाल है, जीजा और साले दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। राहुल और रॉबर्ट बोथ आर सिनोनिमस। आप रॉबर्ट कहेंगे तो राहुल समझ सकते हैं, राहुल कहेंगे तो रॉबर्ट समझ सकते हैं। तो रॉबर्ट और राहुल अलग अलग नहीं है, दोनों एक हैं, दोनों का एक ही मॉडस ऑपरेंडाई है। और जो हम पहले रॉबर्ट रॉबर्ट करते थे, मुझे तो लगता है रॉबर्ट राहुल राहुल करते हैं। राहुल से ही रॉबर्ट ने सीखा है ये सब, और रॉबर्ट केवल उनकी एजेंसी के रूप में काम कर रहे हैं। असली गुनहगार तो राहुल गांधी ही हैं। हमने कुछ सवाल उठाए हैं और हम इतना कहना चाहते हैं अंत में कि राहुल जी, आप बताइए, आपने इतने वर्षों तक जो चौकीदारों को ठगने की कोशिश की है, सारे एजेंसीज ये चौकीदारी तो हैं, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, इन सब चौकीदारों को ठगने की कोशिश की है। अब ऐसा चौकीदार आया है जिसको आप ठग नहीं सकते।